हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हम सब सीटेट एसएसटी पेपर 2 के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। तो आज हम सबका अध्याय 10वां है, शीर्षक नए साम्राज्य और राज्य। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, हर पेज को पढ़ने के बाद हम पेज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उसको हम बनाकर आप सबको एक ही इसी वीडियो में सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। तो ऐसे ही एकदम मस्त से पढ़िए आप सब, और ख़ास कर ये वीडियो जो 2 या 3 बार दोबारा देने जा रहे हैं सीटेट, उन सब के लिए है निर्देश दे रहे हैं कि देखिए, हर बार देने से अच्छा है एमसीक्यू लगाकर, हर बार बस देने से अच्छा है कि एक बार एकदम ऐसे एकदम विस्तार से पढ़कर एनसीईआरटी तब दिया जाए। तो जैसे कि आप सब समझ गए होंगे कि देखिए, क्योंकि इस समय एनसीईआरटी जो रहता है, जो इस समय सीटेट का पेपर है, वो एनसीईआरटी से ही एकदम विस्तार से और लाइन बाय लाइन ही पूरा ऐसे लाइन ही उठाकर ऐसे रख देता है। तो जैसे आप सब अगर पूरा विस्तार से नहीं पढ़े रहेंगे तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम सब अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, शीर्षक देखिए आप सब, आगे देखिए, है कि क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं, देखिए आगे बताया गया है कि दरअसल अरविंद कोई लड़का है, गुप्त वंश के प्रसिद्ध समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा है। अरविंद कोई लड़का है, वह गुप्त वंश के एक प्रसिद्ध समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा है, एक्टिंग करने जा रहा है उनकी। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इनकी रचना समुद्रगुप्त के ही दरबारी में कवि और मंत्री मतलब वही मंत्री ही कवि थे और कवि मंत्री थे, वही मतलब दोनों पद पर वही थे। हरिशेन, क्या नाम था, हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में किया गया था। आगे देखिए, यह विशेष किस्म का लेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। वही जो अभिलेख रहते थे उन्हीं को हम सब क्या कहते हैं प्रशस्ति। यह जो प्रशस्ति शब्द है, यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। बस दोस्तों, इतना ही इस पेज में, बस इतना है। तो याद रखना, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है, हरिशेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है, हरिशेन है। और प्रशस्ति किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रशस्ति संस्कृत भाषा का शब्द है, पूछ सकता है। आगे पूछा गया है या पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है, अभी जो अशोक स्तंभ का अभिलेख है, उसमें किस राजा या किस वंश के राजा का उल्लेख मिलता है। तो याद रखना, इसमें समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है, या समुद्रगुप्त के बारे में उस प्रशस्ति से पता चलता है। बस दोस्तों, आगे देखिए, प्रश्न बनाए हैं, जैसे बना है कि हरिशेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था, ऐसे पूछेगा। अगर आप वही नहीं पढ़ेंगे तो बस यही होगा कि बस इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, या तो फिर तुक्का लगा कर आएंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हम अभी बताएं मार्क करके कि जो हरिशेन था यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। और इसमें पूछा गया है कि हरिशेन निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि था। तो यहाँ पर है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। कभी कभी क्या होता है कि इसी प्रश्न को उल्टा कर देता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, तो यही हरिशेन यहाँ रहेगा। तो इसको याद रखना दोस्तों। हालांकि आप सब देखे होंगे कहीं कहीं पर पूछ देता है ये इसी प्रश्न को उल्टा करके, तो ये उल्टा पूछे या सीधा, इसको याद रखना कि हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, या समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन थे। आगे देखिए, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचित करता है। दोस्तों, जैसे कि अभी हम सब बताएं यहाँ पर कि ये जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है, यह समुद्रगुप्त के बारे में, या गुप्त वंश के समुद्रगुप्त के बारे में हम सबको बताता है। तो इसको याद रखना दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा समुद्रगुप्त। आगे दोस्तों,
देखिए वो 2 पेज से, 1 पेज से सिर्फ 2 प्रश्न बना, और भी बन सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि प्रशस्ति, प्रशस्ति किस भाषा का शब्द था, तो प्रशस्ति संस्कृत भाषा का शब्द था। यहाँ पर एक बात और थी, कहानी के तौर पर देख लीजिए, प्रशस्ति का जो अभिलेख रहता था उसी को हम सब प्रशस्ति कहते थे। अब प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ क्या था, तो प्रशंसा करना था। प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ था प्रशंसा करना, तो इसको भी याद रखना ऐसे कहानी के तौर पर कि प्रशस्ति, कभी पूछ सकता है कि प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो प्रशंसा करना। अभी यही प्रशस्तियाँ में देखिए, राजा जो दरबारी कवि वो लोग रहते थे, तो अपने जो योद्धा थे उस, या जिसके दरबारी कवि थे उस राजा के योद्धा के बारे में, उस राजा के बारे में बढ़ा चढ़ाकर एकदम ईश्वर के समान, ईश्वर के बराबर, ईश्वर के समान बढ़ा चढ़ाकर उनकी प्रशंसा करते थे। इन्हीं को हम सब प्रशस्ति कहते हैं। बस इतना जानते रहिए। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए एक वर्णन किया गया है कि वही समुद्रगुप्त का, जो ये समुद्रगुप्त का उसके दरबारी का हरिशेर थे, हरिशेर ने ही समुद्रगुप्त का वर्णन किया है कि वो जो समुद्रगुप्त, राजा समुद्रगुप्त थे, वह लोहे की गदा, तलवार हाथियों से लगे घावों के दाग भरे, तुरंत, मतलब एकदम मान लीजिए एकदम बढ़ा चढ़ाकर, एकदम मैदान में कुल्हाड़ों या कुल्हाड़ियों की तरह, तीक्ष्ण भालों की तरह ऐसे इधर उधर ऐसे उपमा देकर उनको अतिशयोक्त करके बस उनकी क्या करते थे, प्रशंसा करते थे। बस यही जान लीजिए। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि हरिशेर 4, देखिए हरिशेर 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। हरिशेर जो दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, तो बता रहे हैं अपने अभिलेख में, या लिखे हैं कि प्रकार या प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन कर रहे हैं। आप समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन कर रहे हैं, देखिए 4 लाइनों में। अब पहला ये लाइन देखिए, ठीक से पढ़ना दोस्तों, क्योंकि इन चारों लाइन से अभी क्वेश्चन बना है, इन चारों लाइन से क्वेश्चन बना है अभी, तो इन चारों लाइनों को ठीक से पढ़ना है। तो चलिए ठीक से ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि जस्ट इसके बाद प्रश्न है। तो देखिए बताया गया पहला में कि आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो याद रखना दोस्तों, अभी जस्ट इसके बाद प्रश्न बना है कि समुद्रगुप्त ने कहाँ के 9 शासकों को अपने क्या बोलते हैं उसको, साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसको याद रखना दोस्तों, आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर, उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इन तीनों बातों को याद रखना दोस्तों। आर्यावर्त के 9 राजों को जीतकर, 9 शासकों को या 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरा देखिए, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इसमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु, मानचित्र उधर है, अभी दिखा देंगे, इसके बाद है। इन सब के हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। कहने का मतलब ये है कि जब वह आर्यावर्त के 9 राजाओं को हरा दिया, उसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासकों को, आर्यावर्त के बाद दक्षिणापथ के 12 शासकों को जब उन्होंने लड़ाई किया, तो वो जो दक्षिणापथ के 12 शासक थे, उन्होंने स्वयं समुद्रगुप्त के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर शासक बनने की अनुमति दी। अर्थात इन 12 शासकों ने, ये जो दक्षिणापथ के 12 शासक थे, इन्होंने जब समर्पण कर दिया तो समुद्रगुप्त ने उन्हें मारा नहीं, और उन्हें फिर दोबारा, मान लीजिए जैसे कहा जाए तो उनको माफ कर दिया, बस माफ करके बोल दिया जाइए आप फिर शासन कर सकते हैं। तो इसको ये दोनों पॉइंट याद रखना दोस्तों। अभी जस्ट प्रश्न बना है कि कहाँ के शासकों को उन्होंने माफ कर दिया, अर्थात अनुमति दे दिया कि हाँ जाइए अपना शासन फिर से कर सकते हैं, और कहाँ के राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसको याद रखना दोस्तों। दक्षिणापथ के 12 शासकों
को जीत कर आप उनको माफ कर दिया था, और उसके बाद आर्यावर्त के 9 शासकों को जीत कर शासन को या शासकों को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा है कि पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरो बैगनी कलर में इसमें मानचित्र में भी दिखाएंगे। इसमें असम तटी बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ और संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के उपहार लाते थे। तो याद रखना दोस्तों, कहाँ के? असम के तटीय क्षेत्र, असम के इस तट के जो सटे हुए थे, कौन कौन से? बंगाल, नेपाल और उत्तरी पश्चिम। ये तीनों जो थे वो गढ़ और संघ, मतलब गढ़ मतलब राज्य होता है, गढ़ मतलब राज्य। ये तीनों असम के जो तीनों सटे हुए थे, बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। तो इसको याद रखना दोस्तों, ये सब समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। उनकी आज्ञा का पालन करते थे। किसकी? समुद्रगुप्त की आज्ञा का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। हमेशा जब चाहते थे तब वो जब भी बुलाता था तो उपस्थित हुआ करते थे। आगे देखिए दोस्तों, चौथा है कि बाह्य इलाके में या उसके बाहर, ये तो तटी था, तटी के बाद बाह्य इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग पर मानचित्र में दर्शाया गया। अब बाह्य में कौन कौन से, बाहर कौन कौन से? तो याद रखना, कुषाण थे, कुषाण तथा शक वंश के साथ शक वंश के थे, जिसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह किया। तो याद रखना दोस्तों, इसमें कहाँ के शासकों को जीता? तो कुषाण और शक वंश। उसके बाद कहाँ के? पहले तो आर्यावर्त, फिर दूसरा आर्यावर्त के बाद दक्षिणावर्त, फिर दूसरा यहाँ, फिर तीसरा यहाँ के, कहाँ के? कुषाण और शक राजाओं को जीत लिया। फिर उसके बाद जब उन सबको जीत लिया, कुषाण और शक को भी, तो कुषाण और शक जो राजा रहते थे, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने अपना अधीनता भी स्वीकार कर लिया। अधीनता मतलब उन्होंने भी अपने आप को समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया, और अपने जो कुषाण और शक लोग या शक राजा वगैरह थे, ये सब अपने पुत्री का विवाह समुद्रगुप्त से करा दिया। तो देखिए दोस्तों, आशा है कि एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए, अब इसी पेज से प्रश्न कैसा बनता है। देखिए, अगर आप पूरा पेज नहीं पढ़े रहेंगे तो आप कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, इसमें लिखा है कि हरिशेन द्वारा ये सब जो लिखा गया था, ये हरिशेन ने ही लिखा था। तो अब देखिए, बताया गया कि जो हरिशेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखना दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है। अभी हम सब चार पॉइंट पढ़े जो हरिशेन ने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था। तो आगे देखिए दोस्तों, पहला है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो याद होगा दोस्तों, अभी जस्ट हमने इस पेज में पढ़ा, तो ये बात सही है कि जो आर्यावर्त के 9 शासक थे, इनको जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आगे बढ़े कि उसने दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये बात गलत है दोस्तों। जैसे हम अभी वहाँ पर तुरंत ही बताए कि कहाँ के शासक को अपने राज्य में मिला लिया था, कहाँ के शासक को अपने राज्य में नहीं मिलाया था। तो ये दूसरा बात गलत है दोस्तों, क्योंकि दक्षिणापथ के राज्य 9 शासकों को जीतकर जब उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया, तो उनको माफ़ करके उन्हें फिर राज करने की अनुमति दे दिया था। तो ये बात गलत है। तीसरा देखिए, समुद्रगुप्त के राज्य के जो पड़ोसी लोग थे, आंतरिक लोग, एक तो बोले थे जो आंतरिक मतलब तटीय लोग थे, समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो ये बात सही है दोस्तों, जैसे कि अभी हमने बताया। चौथा क्या है? बाह्य लोग थे, बाहरी राज्य समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और
अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कराया था। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो देखिए दोस्तों, सी और डी हमारा सही है, ए वाला भी सही है, बट हमारा बी गलत है और गलत ही का ऑप्शन गलत का ऑप्शन गलत ही होगा। तो देखिए गलत पूछा है तो हमारा बी क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं। शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, शायद ये क्वेश्चन आप सबको बाउंस कर रहा होगा, बट हम बता दें कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि लास्ट में उन्होंने कुषाण और शकु पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। किसने, समुद्रगुप्त ने। तो इसको याद रखना दोस्तों, शक विजेता हम समुद्रगुप्त को ही कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखिए वो जो बताया गया कि कहाँ कहाँ के थे प्रांत, तो इसमें आप एक ज़्यादा खास नहीं है दोस्तों। इसमें बताया गया है वही कि दक्षिणापर्त के लोग कहाँ पर थे और आर्यावर्त के लोग कहाँ पर थे, कुषाण कौन है, शक कौन है, इसमें इसे दर्शाया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें टाइम वेस्ट न करते हुए हम सब अपना अगला पेज शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है देखिए विक्रम संवत। तो विक्रम संवत जैसे पूछता है कभी कभी, तो इसको देखिए याद कर लीजिए। देखिए 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, ये जो ईस्वी सन के पूर्व होता है ऐसे, तो ये 58 ईस्वी सन से प्रारंभ हुआ था। और इसे किस राजा ने प्रारंभ किया था, तो मान लीजिए समुद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इसको याद रखना दोस्तों, कभी प्रथम तृतीय बहुत लोग थे, तो इसको याद रखना कि ये जो ईस्वी सन था ये चंद्रगुप्त द्वितीय से प्रारंभ हुआ था या जोड़ा जाता है। और यहाँ ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त किया था। तो याद रखना दोस्तों, जैसे अभी हम बताए, और इन्होंने ही जो शकों पर विजय प्राप्ति के प्रतीक के रूप में जब इन्होंने शक पर विजय प्राप्त कर लिया, शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद इसी मौके पर या इन्हीं के विजय प्राप्त के उत्सव पर, मान लीजिए ऐसा, पर इन्होंने संवत चालू किया था। तो याद रखना दोस्तों, इसी शक के ऊपर, शक को जीतने के बाद ही इन्होंने शक संवत या संवत चालू किया था। आगे देखिए वंशावली मतलब वंश दर वंश ना। तो अब देखिए, अधिकांश प्रशस्तियाँ मतलब वही जो अभिलेख रहते थे, उन्हीं को हम प्रशस्तियाँ कहते हैं संस्कृत में। तो अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों, जो शासक रहते थे, जो राजा रहते थे, उनके पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्तियाँ भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ किनकी, समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी लिच्छविगढ़ की थी तथा पिता चंद्रगुप्त थे। माता कुमार देवी और पिता चंद्रगुप्त थे। बस चंद्रगुप्त प्रथम ऐसे मानिए या चंद्रगुप्त मानिए। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम ही समुद्रगुप्त था। याद रखना। आगे देखिए, शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। तो याद रखना दोस्तों, पहला महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो समुद्रगुप्त के पिता कौन, चंद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त ने पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। कौन, महाराजाधिराज। तो इसको याद रखना दोस्तों, ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखना ये कि पूछा गया है प्रश्न में कि निम्न में से या कौन कौन महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। तो देखिए, पहला है कि समुद्रगुप्त धारण किए थे और इनके पिता चंद्रगुप्त भी धारण किए थे। तो आगे देखिए दोस्तों, देखिए दादा और जो इनके दादा परदादा थे वे सिर्फ महाराज का उपाधि धारण किए थे। पर ये दोनों अर्थात इनके वंश में सिर्फ चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त ही सिर्फ महाराजाधिराज उपाधि धारण किए थे। बस इतना याद रखना। और जो इनके चाचा ओचा और जो भी थे थोड़ा बहुत योद्धा वगैरह थे, वे सिर्फ महाराज रहकर रह गए थे। आगे देखिए दोस्तों,
यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में हम उनके बाद के शासकों जैसे, अब समुद्रगुप्त के बारे में उनके बाद के शासक जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो याद रखना दोस्तों कि चंद्रगुप्त प्रथम, अब उसके बाद आ गया समुद्रगुप्त, अब समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसको सीरियल याद रखना दोस्तों, पहले चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम भी कह सकते हैं, फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद द्वितीय नहीं आते हैं, उसमें आते हैं समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। तो आगे देखिए, बताया गया कि उनके बेटे, किनके, समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है कि उनके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने समुद्रगुप्त ने ही पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। अंतिम में शक शासक को सबसे लास्ट में शक शासक को ही परास्त किया था। उसके बाद या बाद में ऐसा विश्वास किया जाता है कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। किसका? समुद्रगुप्त का दरबार जो था वो विद्वानों से भरा था। ये कुछ के बारे में जानकारी आगे दिया गया है। तो आप देखिए आगे यहाँ पर हर्षवर्धन, अब समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त द्वितीय के बाद हर्षवर्धन आ गए। तो देखिए दोस्तों, याद रखना समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पर की माता का नाम कभी कभी पूछ देता है, तो कुमार देवी। समुद्रगुप्त के पिता का नाम तो चंद्रगुप्त और महाराजा धीराज की उपाधि किन किन दो राजाओं ने धारण किया था? तो चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त ने। बस आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में। तो देखिए हर्षवर्धन और हर्षचरित। तो देखिए जिस तरह गुप्त वंश के शासक के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी, जैसे अभिलेख था अब किसी के जीवनी लिखे, उससे भी शासक के बारे में पता चलता है, जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कब, याद रखना दोस्तों, ये बना है हर्षवर्धन के दरबारी कब, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कब? बाणभट्ट। कब याद रखना दोस्तों, समुद्रगुप्त के दरबारी कब? हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कब? हरिसेन। हर्षवर्धन के दरबारी कब? बाणभट्ट। याद रखना, बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी है। किनकी? यही हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित है। हर्षचरित में हर्षवर्धन की जीवनी लिखी गई है। याद रखना दोस्तों, किसमें? तो ये संस्कृत में लिखी गई है। किसमें? संस्कृत में लिखी गई है। किसने लिखे हैं? तो बाणभट्ट कौन थे? ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। याद रखना दोस्तों, ऐसे पढ़ा जाता है एनसीईआरटी को। आगे देखिए, इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री ह्वेनसांग, याद रखना दोस्तों, यही ह्वेनसांग जो था किसके दरबार में आया था? अभी पूछा जाएगा प्रश्न में। तो ये बाणभट्ट, ये जो राजा हर्षवर्धन थे, इन्हीं के दरबार में ये चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, जिनके बारे में तुम अध्याय अगले में वहाँ पर पढ़ोगे। आगे देखिए दोस्तों, देखिए प्रश्न आ गया दोस्तों। अगर इस पेज को आपने सही से पढ़ा होगा तो इस प्रश्न को तुरंत कर लोगे। तो आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके या किसके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? जैसे कि हमने दोस्तों 2 बार इसको बताया था कि किन किन राजाओं ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो पहला कौन थे? समुद्रगुप्त। दूसरा कौन थे? तो चंद्रगुप्त। कौन थे? तो चंद्रगुप्त। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय भी दिया है, पर ये बात गलत है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नहीं महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, सिर्फ और सिर्फ चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त ने। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? देखिए अभी जस्ट हमने बताया कि ये जो बाणभट्ट थे ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न बनता है, तो अगर आप ठीक से नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे उसको। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था? अब देखिए बताया गया इसमें कौन से, यहाँ पर
चीनी यात्री या चीनी का नाम भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन हर्ष के दरबार में आता, बस ऐसे लिख दिया है। तो अब देखिए पहला विकल्प क्या है, फायान, पहला है फायान, दूसरा है हिनसांग, तीसरा मेगास्थनीज, डेमोसियस। तो आप देखिए अगर अभी हम सब पढ़े कि ये जो फायान था चीनी यात्री, स्वान कौन था, स्वान यही देखिए यहाँ पर ये स्वान को ही हम इस हिनसांग कहते हैं, स्वान को ही हम सब हिनसांग कहते हैं, स्वान को हम सभी हिनसांग कहते हैं। तो इनके राजा हर्ष के दरबार में हिनसांग ही आया था। अगला देखिए, अगला पेज देखिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर हर्ष अपने पिता के, जो हर्ष थे अभी, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। कौन, हर्ष। उनके बहनोई कन्नौज जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, मतलब हर्षवर्धन को उनके बहनोई ही उनको मार डाला, तो हर्ष के कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी, याद रखना दोस्तों, जहाँ थोड़ा बहुत हम हाईलाइट किए हैं, मतलब वहाँ से प्रश्न बना है, इसको याद रखना। इसीलिए हम पहले इसको पढ़कर प्रश्न को मैच करके तब दे रहे हैं। और इस वीडियो को हम भेज देते हैं टेलीग्राम पर, तो वहाँ से जोड़कर डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। इसको अगर चाहें आप तो दिन में करीब 20 से 25 मिनट टाइम निकाल कर एक बार और रीड कर सकते हैं, जिससे आप में और परिपक्वता आएगी। तो आगे देखिए, नर्मदा जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य, याद रखना कौन, चालुक्य नरेश पुलकेश द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। किन्हें, पुलकेश द्वितीय ने किन्हें रोक लिया, हर्ष को। किन्हें रोक लिया, हर्ष को। किन्हें रोका, हर्ष को। जब वो हर्ष भाग रहे थे तो मानो उन्हें पुलकेश द्वितीय ने कहाँ पर, चालुक्य नरेश पुलकेश द्वितीय ने उन्हें कहाँ पर, दक्कन की ओर नर्मदा नदी के पास दक्कन की ओर, वहाँ पर उनको रोक लिया। अब बोल रहे हैं देखो, पल्लव, चालुक और पुलकेश द्वितीय की प्रशस्तियाँ। अब रोक लिया मतलब जान सकते हैं दोस्त, अब मारने के लिए तो दौड़ा ही था। अब रोक लिया मतलब वो उनको मार दिया। अब मारने के बाद वो पुलकेश द्वितीय अपना शासन करने लगा। बस दोस्तों, अब देखिए इसके बाद पुलकेश द्वितीय के बारे में। अब देखिए पुलकेश द्वितीय, पल्लव, चालुक्य और पुलकेश द्वितीय की प्रशस्तियाँ। अब पुलकेश द्वितीय, पल्लव और चालुक्य वंश। देखिए इसके काल में पल्लव और चालुक्य, पुलकेश द्वितीय के काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम। याद रखना दोस्तों, थोड़ा हम पीछे होकर पढ़ते हैं तो इसको निगेटिव में मत लेना, क्योंकि हम तभी पीछे जाते हैं क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनता रहता है। तो आगे देखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना है कि पल्लवों की राजधानी कौन थी, तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम है। आगे देखिए, आसपास के क्षेत्रों में लेकर कावेरी नदी की डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। कभी पूछता है कि चालुक्यों का राज्य कहाँ तक फैला था, तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच तक स्थित था। आगे देखिए, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, पूछा गया है दोस्तों, इसलिए यहाँ हाईलाइट करके बताए हैं कि चालुक्यों की राजधानी क्या थी, ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। जैसे कि यहाँ पर बताया, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल। तो इसको याद करो दोस्तों, क्योंकि कभी न कभी देखिए, कभी ये पूछेगा, अगले साल ये पूछेगा, ये एकदम इम्पोर्टेंट है कि एक न एक पूछता ही है। तो इन सब बात को हमेशा याद रखिए दोस्तों कि पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम और चालुक्यों की राजधानी ऐहोल। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कौन, ये इसकी जो राजधानी ऐहोल थी, यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। व्यापारी
केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र हो गया। व्यापारी से यह धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। तो यहाँ पर अब धार्मिक केंद्र हो गए। पहले व्यापारिक थे, फिर धार्मिक हो गया। अब धार्मिक के अलावा आप ये सब लोग अपना विस्तार बढ़ाने लगे। आगे देखिए, पुलकेश द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेश द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। तो याद रखना दोस्तों, पूछता है कभी कि चालुक्य राजा या पुलकेश द्वितीय या पुलकेश जो थे वे किसके राजा थे? तो चालुक्यों के राजा थे। उनके बारे में हम उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति। यहाँ देखिए दोस्तों, कंफ्यूज अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो बस यही कंफ्यूज करेंगे। अब तक तीन दरबारी कवि आ गए। तो देखिए, हम फिर से अब रिवाइज कर रहे हैं कि जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट, जिन्होंने हर्ष के जीवनी हर्षचरित लिखा। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखा। इसके बाद कौन थे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। कौन? हरिसेन थे। हरिसेन। अब आगे देखिए, पुलकेश द्वितीय। अब पुलकेश द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति। पुलकेश द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति। देखिए दोस्तों, तीन लोग आ गए। अगर आप एकदम ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो वही परीक्षा में होगा कि कंफ्यूज होकर तुक्का मारकर चले जाएंगे। तो इसको रिवाइज किए फिर से एकदम याद कर लेना, हो सके तो PDF भी पढ़ लेना। बार बार हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक बार में कभी कोई भी चीज़ नहीं याद होता है। और आगे देखिए, इसमें उनकी पूर्वजों, इसमें रवि कीर्ति ने जो प्रशस्ति लिखी है, तो इसमें पुलकेश द्वितीय के पूर्वजों के खास तौर से पिछले 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेश द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। पुलकेश द्वितीय जो थे, उनके चाचा से यह राज्य सब मिला था। बस आगे देखिए दोस्तों। अब देखिए, प्रश्न आ गया। अगर इसी पेज को आप सही से पढ़े होंगे तो अभी आप कितने पानी में है दिख जाएंगे। आपका दिमाग कितना है यही इसी प्रश्न में ही दिख जाएगा। देखिए, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जो हर्ष भाग रहे थे ऐसे कहा जाए, उसको या किसने उसको रोका था? देखिए दोस्तों, अगर आप इस जस्ट नहीं पढ़े रहेंगे, अब देखिए बहुत लोग जो हाईलाइट क्वेश्चन रहता है बस उसी पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया था कि देखिए, जो हर्षवर्धन थे वो भाग रहे थे। फिर उसके बाद देखिए, नर्मदा नदी पर ढक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की। किसने? हर्षवर्धन ने। फिर उसके बाद चालुक्य नरेश पुलकेश द्वितीय ने उनको रोक लिया। तो याद रखना दोस्तों, कौन रोका उन्हें? पुलकेश द्वितीय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, पुलकेश फर्स्ट, पुलकेश सेकंड, विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकंड। तो याद रखना दोस्तों, इसमें क्या था? हर्ष को पुलकेश द्वितीय ने रोका था। एकदम कंठस्थ करना। आगे देखिए, कांचीपुरम निम्नलिखित किसकी राजधानी है? कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो देखिए दोस्तों, कांचीपुरम हम बताए थे। कांचीपुरम किसकी राजधानी है? तो पल्लवों की राजधानी है। कांचीपुरम किसकी राजधानी है? पल्लवों की राजधानी है। या और देखिए दोस्तों, एक और था कि जो पल्लव थे और एक चालुक्यों की राजधानी क्या है गुरु? ये देखिए, आप सब कमेंट में करके बताइए। जैसे कि हम बताएं कि कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी थी। कांचीपुरम चालुक्यों की राजधानी थी। गलत होगा। तो देखिए, कांचीपुरम जो थी वो चालुक्यों की राजधानी थी। और पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी थी, यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर देखिए, कांचीपुरम, पल्लव। आगे, चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? यहाँ पर देखिए, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल। चालुक्यों की ऐहोल थी। और पल्लवों की कांचीपुरम। पल्लवों की, ये जो पल्लव थे इनका कांचीपुरम था, और जो चालुक्य थे उनका ऐहोल था। तो इसको
कंफर्म कर लेना दोस्तों। देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग, तो इसको याद रखना। और एक दरबारी कवि में भी कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग, तो इसको आप एकदम ठीक से याद रखना। तो देखिए रवि कीर्ति निम्नलिखित किसके दरबारी कवि थे? जो रवि कीर्ति थे, तो जस्ट जैसे अभी हम सब पढ़े कि ये पुलकेश द्वितीय के दरबारी कवि थे। देखिए आप सबको यहाँ पर दिया रहेगा कि पुलकेश फर्स्ट या प्रथम भी, तो आप सब एकदम ध्यान से कि पुलकेश द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगला देखिए दोस्तों, अगला पेज हम सबका। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाके में अपने अभियान चलाया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ाने से रोका था। हर्ष का अर्थ आनंद, जैसे कि पता है सबको। कवि का कहना था, किस कवि? रवि कीर्ति या कवि का कहना था कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। जैसे अब उनको पकड़ लिया था, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए जब हर्ष को वहाँ पर पकड़ लिया, उसके बाद जब बंदी बना लिया, तो मान लो रवि कीर्ति जो पुलकेश द्वितीय के दरबारी के भी थे, उन्होंने मान लीजिए व्यंग किया कि अब हर्ष का अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेश द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया। किनके? पल्लव राजा। और ये पुलकेश द्वितीय किनका राजा था? तो चालुक्यों का राजा था। पुलकेश द्वितीय चालुक्यों का राजा था। अब इन्होंने पल्लव राजा पर आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम का दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। तो अब पल्लवों पर भी ये विजय प्राप्त कर लिया। आगे देखिए, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। चालुक्यों की जो विजय था, जो पुलकेश द्वितीय था, उनका जो विजय था वो अल्पकालीन ही था, कुछ ही साल था। लड़ाई की दोनों वंश दुर्लभ होते गए। पल्लव और चालुक्यों पर पुलकेश द्वितीय था। अब इन पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट, अब इन दोनों को कौन? राष्ट्रकूट और चोल वंश ने समाप्त कर दिया। तो याद रखना दोस्तों कि पल्लवों और चालुक्यों को पर विजय प्राप्त किसने किया था? तो पुलकेश द्वितीय ने। अब यहाँ पर बताया गया कि क्या था कि पुलकेश द्वितीय जो थे वे चालुक्य राजा थे, और ये चालुक्य पर जो विजय प्राप्त किए थे वे अल्पकालीन थे, कुछ ही दिन थे। फिर वो कमजोर होते गए। जब कमजोर होते गए वो दुर्लभ हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन पल्लवों और चालुक्यों पर कौन से आ गए? तो राष्ट्रकूट। कौन आ गए? तो राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। किन्हें? पल्लव और चालुक्यों को। इनके बारे में तुम अगली कक्षा में पढ़ोगे। आगे देखिए, इन राज्यों और प्रशासन कैसे चलाते थे? कौन? अब उस राष्ट्रकूट और चोल वंश आ गए। तो याद रखना, चालुक्य और चोल में कभी कंफ्यूज मत होना। देखिए चालुक्य वंश का कौन था? पुलकेश द्वितीय था। और ये राष्ट्रकूट और चोल वंश अब आगे हम सब पढ़ेंगे। तो देखिए इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव थी। याद रखना दोस्तों, कभी कभी पूछता है प्रश्न में, देखना आप कि प्रशासन की सबसे प्रथम इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या रहता है? कि गांव रहता है। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए। मतलब वंश दर वंश चलते रहे। अर्थात बेटे अपने, देखिए अब कैसे चलते हैं, बेटे अपने पिता का पद पोते से, जैसे कि कवि हरिशेण। देखिए इसमें इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी राजा के यहाँ किसी का पिता किसी पद पर है, तो उसके बाद वो जैसे अगर मरने वाला है या कुछ भी है, अगर वो चाहे तो अपने बेटे को दे सकता है। इसका मतलब ये है। आगे जैसे उदाहरण के लिए बताया था, ये जो हरिशेण थे, हरिशेण जैसे हम बताए थे पहले ही जब पेज पढ़ रहे थे, तो बताए थे कवि और मंत्री किसके? समुद्रगुप्त के। कवि और मंत्री थे, दोनों ही थे, दोनों पद पर ही एक ही व्यक्ति था। और एक कवि भी था और मंत्री भी था। अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे, मतलब मंत्री गए। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेण एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारादित्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषयों पर भी एक मंत्री था। आगे देखिए, संभवतः वहाँ के
शासन शासन में प्रमुख व्यक्ति का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी सर्वथा सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता प्रथम देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं, आगे देखिए इस पेज पर देखिए। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर कुछ के समय साथ साथ उनके कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि आपके स्वतंत्र राज्य को स्थापित कर लेते, अपने स्वतंत्र राज्य को ही स्थापित कर लेते थे। आगे देखिए दोस्तों, एक नए प्रकार की सेना देखिए कौन लोग, वो चालुक्य और राष्ट्रकूट लोग अब नए प्रकार की सेना के लिए बोल रहे। कुछ राजा कभी कभी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सेना नायक होते थे जो राजा को सैनिक की सहायता दिया जाता था। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं था। जो सेना नायक मतलब जैसे सेना नायक नियुक्त होता है तो उनके अंडर में कितने सेनाएं रहती हैं, तो उनको जो होता है तो उनको नियमित वेतन नहीं दिया जाता था कि मंथली या सालाना आपको मंथली वेतन दिया जाएगा, नहीं। क्या होता था कि नहीं दिया जाता था, बदले में उन्हें कुछ भूदान दे दिया जाता था, कुछ जमीन दे दिया जाता था सेना नायकों को कि हाँ आपको इतना जमीन मिल गया है, अब इसी पर आपको यहाँ के जो लोग हैं उनसे आप टैक्स वसूलिए, कर वसूल करके अपने सेना को भरपाई करिए, अपने सेना को जो भी ज़रूरत है उनकी भरपाई कीजिए। दी गई भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना का घोड़े की देखभाल करते थे, साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति क्या कहे जाते थे, सामंत कहे जाते थे। कौन, वे जो राजा के लिए कभी कभी सहायता करते थे सेनापति के रूप में या सेना नायक के रूप में, और वे सामंत कहे जाते हैं। अब याद रखना हो दोस्तों इस सामंत को, क्योंकि आगे सामंत का ही राज चलेगा। तो आप देखिए सामंत कहलाते थे जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होता था, मतलब कहीं कहीं जब मान लीजिए वो जो शासक करने वाले राजा थे वे दुर्लभ मतलब कमजोर होते थे, तो जो सामंत लोग जो सैनिक मान लीजिए जो सैनिक वगैरह थे उनको छोटा छोटा वर्गों में अपने के लिए राजा के लिए तैयार करते थे, तो वे अपना स्वतंत्र होना चाहते थे, मतलब मान लीजिए वे राजा ही बनना चाहते थे। कौन, सामंत लोग, वे अपना स्वतंत्र होना चाहते थे। तो इसको याद रखना दोस्तों, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। कौन, सामंत लोग जो थे वो जब देखते थे कि राजा कमजोर है तो वो स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो देखिए दोस्तों ये कहानी है, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब देखिए आगे प्रश्न है कि मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर वे राजा की सहायता करते थे। तो ये बात सही है दोस्तों, जैसे कि अभी हम सब पढ़े। आगे बोले इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, ये बात भी सही है। इन्हें भूमिदान दिया जाता था, उसी से अपना टैक्स वसूल कर अपना क्या करते थे, घोड़े वगैरह का और जो रहता था उन सब का अपना देखभाल करते थे। तीसरा है कि जहाँ दुर्बल अर्थात मान लीजिए कमजोर शासक या राजा रहते थे, वे जो सामंत लोग रहते थे वहाँ स्वतंत्र होना चाहते, अर्थात वो खुद ही राजा बनना चाहते थे। तो देखिए दोस्तों ये तीनों बात क्या है, सही है, ये तीनों बात ही सही है, ये तीनों बात सही है। तो मतलब इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे के सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। पल्लव और चालुक्य क्रमशः चोल तथा राष्ट्रकूटों के अंतिम रूप में समाप्त हो गए थे। जैसे दोस्तों अगर आप सब ठीक से सुने होंगे तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं है, ये दूसरा भी सही है और पहला भी सही है, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। अगला देखिए, दक्षिण भारत में
पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिकता होती थी, जैसे बताएं हम कि जो कुछ पद रहते थे उनके पिता थे तो वे पिता अपने पुत्र को दे देते थे या किसी को भी दे सकते थे, तो ये बात सही है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होती थी, तो ये बात देखिए गलत है दोस्तों। ये बात का नगर नहीं गांव होती थी। नगर और गांव में फर्क होता है दोस्तों। गांव में कम जनसंख्या रहती है जबकि नगर में ज़्यादा रहती है, तो ये हमारा दूसरा गलत हो गया। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, ये बात सही है दोस्तों। बताए थे कि जो हरिशेन थे, हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ये 2-3 पद को अपना अलंकृत कर रहे थे, जैसे कि कवि भी थे, मंत्री भी थे और महादंड नायक भी थे। तो इसमें हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों पेज। देखिए उस जमाने में आम लोग जो और लोग रहते थे, देखिए तो यहाँ से हम सब पढ़ेंगे कि कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार की जीवनी देखिए कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार की जीवनी के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि याद रखना दोस्तों, राजा और अधिकांश ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। जो राजा और ब्राह्मण थे, अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोगों को अन्य लोगों तथा महिलाओं को प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। किनका? उनका प्रसिद्ध नाटक कालिदास का उनका प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम याद रखना दोस्तों। कालिदास का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में बता रहे हैं कि दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती से प्रेम कहानी है। इसमें प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरा के साथ राज कर्मचारियों की दुर्व्यवहार की बात है। तो याद रखना दोस्तों, इस कहानी को हम ऐसे बता दे रहे हैं, पर इसमें देखिए पॉइंट बस इतना है कि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। और इसमें देखिए यहाँ पर बताया गया कि ये जो ब्राह्मण और संस्कृत बोलते थे, राजा और अधिकांश ब्राह्मण और संस्कृत बोलते थे, और जो अन्य लोग थे वे प्राकृत बोलते थे। बस इतना याद रखना दोस्तों। और देखिए ये हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको कहानी कि ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। तो राजा दुष्यंत ये अंगूठी एक दिए रहते हैं शकुंतला को अंगूठी दिए रहते हैं। उसके बाद वे अपने राज्य चले जाते हैं। तो जब शकुंतला दुष्यंत के पास जाती है तो वो अंगूठी क्या होता है कि शकुंतला कहीं पानी पीती है किसी सरोवर या तालाब में, तो उस अंगूठी को वहीं गिर जाता है, तो वो अंगूठी मछली के पेट में चला जाता है। तो वहाँ जो मछुआरे लोग रहते थे तो मछली को जब मारते हैं या उसको जब पकड़ते हैं तो उसके पेट से वो अंगूठी निकलता है। तो जब अंगूठी निकलता है तो वह राजा के पास ले जाता है, क्योंकि उसमें राज चिन्ह रहता है। तो जब राजा के पास ले जाता है तो बहुत लोग उसको ही चोर समझते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन अभिज्ञान शाकुंतलम। तो देखिए दोस्तों, अब हम सबका प्रश्न आ गया, अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध नाटक है? तो जैसे अभी हम सब जस्ट पढ़े कि ये कालिदास की नाटक है। आगे देखिए, कालिदास के नाटकों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबारों के जीवन चरित्र के लिए प्रसिद्ध थे, ये बात सही है दोस्तों। अगला देखिए, कालिदास नाटकों की रोचक विशेषता यह है कि नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मण प्राकृतिक बोलते। देखिए दोस्तों, यहाँ ठीक से पढ़ना। देखिए बोल रहे नाटक में विशेषता है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण को प्राकृत बोलते थे। ये गलत है दोस्तों, प्राकृत नहीं संस्कृत बोलते थे, जबकि अन्य लोग महिला और संस्कृत बोलते। ये देखिए दोस्तों, उल्टा लिख दिया है, तो इसको देख ध्यान से, तो ये बात गलत है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला सही है, क्योंकि राजा और अधिकांश ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे और अन्य लोग प्राकृत बोलते थे। इस प्रश्न को उल्टा कर दिया है, तो इसको ध्यान से करना। अगर आप ऐसे थ्योरी नहीं पढ़े रहेंगे तो ऐसे प्रश्न को गलती करके आएंगे। अगला देखिए, यहाँ पर चीनी यात्री फायान, वहाँ पर हैंड सॉन्ग था, यहाँ पर फायर का लिखा गया है कि यह बाणभट्ट। अब देखिए बाणभट्ट के बारे में यहाँ लिखा गया है, राजा और सेना। तो
तो देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें है कि राजा की सेना, जब राजा कहीं पर निकलते थे घूमने वगैरह के लिए, तो अपना सभी सामान संगीत या उनके जो फेवरेट या जो भी लोग रहते थे संगीत वगैरह के लिए, गड़ियाएँ वगैरह थी, सबको लेकर वो निकलते थे। बस इसमें उतना लिखा गया है। आगे देखिए, इसमें लिखा गया है, अब देखिए दोस्तों ये इतना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस इसमें पढ़ना है पैगम्बर मोहम्मद ने अरब में, जो पैगम्बर मोहम्मद साहब थे, वे अरब में इस्लाम धर्म के एक नए धर्म की शुरुआत की। बस इतना दोस्तों। और अगर आपको एकदम डिटेल में और अच्छा पढ़ना है तो इसको हम भेज देंगे, वहाँ से अपना पढ़ लेना। अब देखिए, इस्लाम धर्म के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद या पूर्व पैगम्बर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की नई शुरुआत की थी। ये बात अभी जस्ट हम सब पढ़े। उसके बाद देखिए, अपनी उत्पत्ति के 100 साल के दौरान इस्लाम उत्तरी अमेरिका के इसमें और भारत में फैला। ये बात भी सही है दोस्तों। देखिए, हम सब पढ़े नहीं, वहाँ से जाकर आप पढ़ लेना। अब देखिए, अरब नाविकी और उपमहाद्वीपीय तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे और अपने इन धर्मों को ले सकते थे। तो ये बात भी सही है। तो हमारा ये तीनों बात सही हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दिए गए हैं। गुप्त वंश की शुरुआत, जो गुप्त वंश की शुरुआत से चंद्रगुप्त ने और 1700 साल पहले, और हर्षवर्धन का 1400 साल पहले हुआ था। तो इसको याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, तो आगे इस प्रश्न का आप कमेंट में दीजिए, अगर आप सब ठीक से पढ़े होंगे तो चलिए दोस्तों, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखिए दोस्तों, ऐसे ही पढ़ेंगे तभी जाकर सीटेट पास होगा, वरना फिर भूल जाइए वो दिन कि जो 10-5 दिन एमसीक्यू करके प्रैक्टिस सेट पे भी प्रीवियस ईयर देखकर सीटेट पास कर लेते हैं। ये बात को जो दोबारा या तिबारा दे रहे हैं वो समस्या को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसे ही पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अन्य अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए। और हम बार बार बोलते हैं, किसी का नोट्स वगैरह न लीजिए। इसी वीडियो को हम टेलीग्राम पर सेंड कर देते हैं। अच्छे से यहीं से पढ़िए, क्योंकि सब लोग यहीं से कॉपी करके एक अलग नोट्स बनाकर आपको भेजते हैं। वो आप सबके लिए किताबी होता है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। आप सिर्फ उसको ऐसे बाँस डालते हैं। उससे अच्छा है कि इस PDF को ही टेलीग्राम से जुड़कर 10, 20, 25 मिनट का टाइम निकालकर आपको दिन भर में 1 या 2 PDF ऐसे पढ़ लिया करो। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि एकदम अच्छा से समझ में आया होगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छे से आपको